नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं उदय भान सर। सर को कई विषयों पर अच्छी जानकारी है, तो आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 को लेकर। न्यूज ऑफ नेशन पर उदय भान सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप बहुत विषयों में रुचि रखते हैं। शंभुनाथ जी, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग से लेकर के और लैंडिंग तक की पूरी प्रक्रिया अद्भुत रही, अतुलनीय रही, अकल्पनीय रही। और इसी के साथ साथ हम अपने उन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को तथा उनको सहयोग करने वाले साथियों को तथा उन संस्थानों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतने बड़े मिशन को यहां तक पहुंचाया है। आज विश्व मंच पर उन्हीं के बलबूते भारत गौरवान्वित हो रहा है। सर, संक्षिप्त में इस मिशन की जो कार्य योजना है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भारत अंतरिक्ष विज्ञान में एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो भारत अंतरिक्षीय क्षेत्र में बहुत आगे है, और अब की चंद्रयान 3 का जो ये सफल लैंडिंग है, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे चैलेंजिंग पॉइंट भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का यही था कि कैसे हम सॉफ्ट लैंडिंग करें। अभी चंद्रयान फर्स्ट में जो हार्ड लैंडिंग था उसको हम किए थे, लेकिन हमारे लिए ये क्रूशियल पॉइंट था कि हम कैसे सॉफ्ट लैंडिंग करें। आप देखे होंगे कि चंद्रयान 2 का हम सॉफ्ट लैंडिंग करना चाह रहे थे, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया, क्रैश हो गया था। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक विशेष उपलब्धि है। हाँ, जो लैंडिंग हुआ, अब इसके बाद महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि किस प्रकार से जो 2 मॉड्यूल उसमें है, रोवर और प्रोब, उसका नाम प्रज्ञान है और जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, ये दोनों अलग होंगे। अलग होकर के दोनों में अलग अलग डिवाइसें लगी हुई हैं। जैसे आपका जो विक्रम है, जिसको आप लैंडर कह रहे हैं, उसमें 4 मॉड्यूल लगा हुआ है, 4 पेलोड लगे हुए हैं, वो अलग काम करेंगे। 2 आपके प्रज्ञान में लगे हुए हैं मॉड्यूल, वो अलग काम करेंगे। अब जाकर के असली काम होगा, जिस उद्देश्य को लेकर के हम भेजे हैं, वह उद्देश्य अब होगा इधर लैंडिंग के बाद अगले 14 दिनों में। उदयवन सर, इन चंद्र मिशनों से भारत को क्या लाभ है? शंभुनाथ जी, भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व और मानवता को इन चंद्र मिशनों से लाभ है। कारण ये है कि कोई भी इनोवेशन होता है, नवाचार होता है, कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं तो दुनिया के एक कोने में होते हैं नवाचार और वैज्ञानिक आविष्कार। धीरे धीरे इनका प्रसार दुनिया के हर हिस्से में हो जाता है। भारत भी उस अभियान का हिस्सा है। वह भी चंद्रमा पे उसकी चट्टानों, उसके टेम्परेचर का स्वरूप, जो चंद्र है, चंद्र के सतह के गर्भ में टेम्परेचर का क्या स्वरूप है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में टेम्परेचर किस प्रकार से बढ़ रहा है, घट रहा है, इस सब का अध्ययन किया जाएगा। और उस अध्ययन के संश्लेषण और विश्लेषण से एक विशेष प्रकार की सूचना प्राप्त की जाएगी। आने वाले दिनों में उनका उपयोग होगा। आपको मालूम है, अभी ये जो आपका चंद्रयान 3 आगे जो चल रहा है, इसमें पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर अंदर जाते समय टेम्परेचर क्रमशः बढ़ रहा है। ये सब जो सूचनाएं हैं आने वाले दिनों में बहुत उपयोगी होंगी। अगर हम देखें तात्कालिक लाभ की दृष्टि से, तो तात्कालिक लाभ की दृष्टि से तो उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ, एक लाभ है जिसको आप कह सकते हैं कि भारत, पूरा का पूरा भारत विश्व मंच पे गौरव का अनुभव किया है। युवाओं के अंदर एक जोश पैदा हो गया है। खोज के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में लोगों के अंदर एक जोश पैदा हो गया है। और यह जो जोश, तात्कालिक जोश है, तात्कालिक जो उत्साह है, उमंग है लोगों के अंदर, यही अन्य क्षेत्र में
वैज्ञानिक आविष्कारों का आधार बनेगा। युवाओं के अंदर मैं देखा जिस दिन लैंडिंग हुआ वो गजब का उत्साह था कि जिसका कुछ हद नहीं। तो अंतरिक्ष में अपार संभावना है और यही उत्साह जब अन्वेषण में बदलेगा, खोज में बदलेगा, इन्वेंशन में बदलेगा, तो इसका लाभ केवल भारत को ही नहीं मिलेगा। भारत तक सीमित न रहिए, पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलेगा। आप देखिए मोबाइल कहीं खोजी गई होगी, आज हम लोग लाभ ले रहे हैं। बल्ब कहीं खोजा गया, आज हम लोग लाभ ले रहे हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में या नवाचार के क्षेत्र में खोज कहीं भी होता है, पूरी मानवता का लाभ होता है उसमें। और दूरगामी दृष्टि से अगर आप देखना चाहें कि इन अभियानों का क्या लाभ होगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भविष्य में चंद्रमा प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों का भंडार है। आने वाले दिनों में तकनीकी हमारी इस स्तर की होगी, अनिवार्य रूप से होगी, कि हम चंद्रमा के संसाधनों का दोहन धरती के मनुष्यों के उपयोग के स्तर तक कर ले जाएंगे। और फिर क्या लाभ होगा इसको भी आप समझ जाइए। जैसे वहां लिथियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है, हो सकता है कोई और खनिज निकल जाए, तो उस सब का लाभ हमको मिलेगा। और एक महत्वपूर्ण लाभ ये मिलेगा, हम डीप अंतरिक्ष में जाना चाह रहे हैं। हम अभी देखिए आदित्य L1 की घोषणा भारत सरकार ने की है। हम सूर्य का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो सूर्य के अध्ययन के लिए हमें काफी दूर तक की यात्रा करनी पड़ती है। तो अगर अंतरिक्ष के अन्य हेवनली बॉडीज, ग्रहों और पिंडों का अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो हम चंद्रमा को एक स्पेस स्टेशन के रूप में विकसित कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमारा कोई यान गया और फिर क्या नाम है चंद्रमा पे ठहरा, वहाँ फिर ईंधन लिया और फिर अगले अभियान के लिए वहाँ से चला गया। चूंकि जो अगले स्पेस इन्वेंशन होने हैं वो करोड़ों किलोमीटर दूर की यात्राएं करनी पड़ती है। तो केवल धरती से जाने में ज़्यादा खर्च होगा और चंद्रमा को एक प्लेटफॉर्म के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका अच्छा लाभ हमको मिलेगा तात्कालिक दृष्टि से। सर हमारा अगला सवाल ये है, भारत और अन्य देशों के जो अंतरिक्ष अभियान है उनमें अंतर बताइए। देखिए भारत और दुनिया के अन्य अंतरिक्ष अभियानों का अगर हम तुलना करें तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो यही है कि भारत सबसे सस्ता अंतरिक्षीय अभियान चला रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपका रूस का लूना 25 क्रैश हुआ है, लगभग 1600 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ था और भारत का मात्र 600 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो हम काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी मितव्ययी अंतरिक्ष अभियान चला रहे हैं और इसका मूल कारण है कि हमारे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत ही समर्पित हैं। प्रतिभावानों की कमी नहीं है हमारे पास बहुत प्रतिभावान है, बड़ा समर्पण है लोगों का। इस वजह से इन अभियानों को हम दुनिया की तुलना में काफ़ी सस्ते में इन अभियानों को सफल कर दे रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया होड़ की दृष्टि से, एक दूसरे को नीचा दिखाने की दृष्टि से अंतरिक्ष अभियान चालू किया। जैसे आप अमेरिका और रूस का उदाहरण ले सकते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से बढ़त लेने की दृष्टि से, प्रतिशोध की दृष्टि से अंतरिक्ष अभियान को सफल बनाया। यद्यपि वह भी मानवता के लिए लाभदायक ही हुआ, हम इतना काफ़ी कुछ जाने, लेकिन भारत का किसी से कोई होड़ नहीं है। वह केवल अंतरिक्ष की रहस्य को, प्रकृति के रहस्य को जानने के उद्देश्य से, मानव कल्याण की दृष्टि से अपने अंतरिक्ष अभियानों को संचालित कर रहा है। इसमें सब मिला जुला करके जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी जो मंशा है लोक कल्याण की दृष्टि से हमारे सारे मिशन चल रहे हैं कि भविष्य में हम इसका क्या लाभ ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक चीज़ समझ जाइए कि भारत के लिए ये मिशन इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका कुछ हद नहीं। दुनिया में अब तक 4 महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं। आपको मालूम होगा विज्ञान के क्षेत्र में 4 महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं। पहली क्रांति हुई थी जिसको आप कह सकते हैं कि क्या नाम है, विचार क्रांति, अर्थात जिसको रिनेसा के नाम से जानते हैं, जिसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, दुनिया में दूसरे देश में हुआ। दूसरा हुआ औद्योगिक क्रांति, वह भी दूसरे देशों में हुआ। तीसरा हुआ कंप्यूटर क्रांति, वह भी दूसरे देश में हुआ। और अगर देखें तो हरित क्रांति भी दूसरे देश में हुआ और इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति चल रही, यह भी दूसरे देशों में हुआ। भारत को इसमें किसी में श्रेय नहीं मिला, लेकिन ये उभरता हुआ भारत है। अब भारत को आवश्यकता है कि अगली जो क्रांति होगी,
आपसे बता रहा हूँ, अंतरिक्ष की क्रांति होगी। इसमें भारत को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अभी तो ये शंखनाद है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, प्रारंभ है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इस नए भारत को अमृत काल में दुनिया के सारे देशों से आगे बढ़ करके इस अंतरिक्षीय कार्य का अग्रदूत बनना चाहिए। यही भारत का सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। सर, हमारे प्रश्नों का आप सामना कर ही रहे हैं काफ़ी देर से। हमारे पास अंतरिक्ष चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? पूछिए, आप पूछेंगे। चंद्र दिवस क्या है? देखिए, चंद्र दिवस जो है वो चंद्रमा का एक दिन माना जाता है। पृथ्वी का 14 दिन चंद्रमा के एक दिन के बराबर होता है। और उस दिन का मतलब है सूर्योदय से सूर्यास्त। वहाँ जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर समय लेता है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। इसीलिए तकनीकी रूप से उसको चंद्र दिवस के नाम से जानते हैं। टेरर ऑफ 15 मिनट क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। टेरर ऑफ 15 मिनट ये अंतरिक्ष विज्ञान का एक तकनीकी शब्द है। एक विद्वान थे, उन्होंने इस नाम को दिया था। दरअसल क्या है कि जब अंतरिक्षयान लैंड करता है तो लैंड के समय का जो 15 मिनट होता है बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। उस समय कुछ भी हो सकता है। और अंतरिक्षयान उतरते हैं उस समय जो धरती से कंट्रोल लगभग नगण्य हो जाता है। जो सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं वो यानों के, उसमें उसी के आधार पे वो संचालित होते हैं। तो उस समय इतना क्रूशियल पीरियड होता है कि जैसे सारे वैज्ञानिक उस समय दहशत में रहते हैं, कहीं ऐसी ना हो कोई दुर्घटना हो जाए। इसीलिए उस भय और आतंक के कारण इसको टेरर ऑफ 15 मिनट कहते हैं। वैसे जो चंद्रयान 3 गया है इसमें ये 17 मिनट का अवधि था। 17 मिनट टेरर के थे। और उस समय आप देखे होंगे कि जब लैंडिंग का ऑनलाइन हम लोग देख रहे तो सारे लोगों के दिल एकदम बिल्कुल धड़क रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। खैर, ईश्वर की कृपा थी, हमारे वैज्ञानिकों का मेहनत। आपको उस समय क्या महसूस हुआ था जब आप टीवी पे देख रहे थे? जब मैं उस समय देख रहा था तो ऐसे दिल पकड़ के लग रहा था कि क्या कितना रोमांच था। ये तो मेरा मन कह रहा था कि निश्चित रूप से आराम से लैंडिंग होगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मन में ऐसा था। लेकिन वास्तव में और टेरर ऑफ 15 मिनट जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है, वास्तव में टेरर ऑफ 15 मिनट ही है। अभी आपने कुछ देर पहले लूना 25 के बारे में जिक्र किया। चंद्रयान 3 की सफलता और लूना 25 की असफलता पर आप क्या कहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए शंभुनाथ जी, विज्ञान के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में कोई भी असफलता हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र की असफलता हो, संपूर्ण मानवता के लिए दुखद होता है। हाँ, लेकिन असफलता से हमको निराश नहीं होना चाहिए। असफलता सफलता का एक सीढ़ी होता है, उसी पे चढ़ करके हम सफल होते हैं। छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूस भारत से पहले दक्षिण ध्रुव पे उतरना चाहता था और वह लगभग 30 दिन बाद अपना अभियान चालू करता है। भारत के अभियान से 30 दिन बाद चालू करता है। लेकिन महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और इसी में थोड़ा सा आप जोड़ दीजिए कि अहंकार, तो वो असफल हुआ। हमको दुख है, पूरे भारतीयों को दुख हो और जो भी विज्ञान जगत का व्यक्ति होगा सबको इस मामले को लेकर के दुख होगा कि लूना 25 असफल हुआ। लेकिन इससे एक मैसेज हमको लेना चाहिए, दुर्घटना से देर भली। भारत का चंद्रयान 3 सफल हुआ, लेट गया, देर आया लेकिन दुरुस्त आया। तो हमको हरदम विज्ञान के क्षेत्र में ये ध्यान रखना चाहिए, दुर्घटना से देर भली। और हमको अपने जीवन में भी इस बात को धारण करना चाहिए कि आप क्रम से कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, आराम से कीजिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। जब चंद्रयान 2 असफल हुआ था तो कई लोग इस पर प्रश्न उठा रहे थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विरोध और विपरीत प्रश्न यही सुधार के सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र होते हैं। चंद्रयान 2 असफल हुआ था, इसमें दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग इन मुद्दों को लेकर के कह रहे थे कि हमें इतने महंगे अंतरिक्षीय मिशनों की क्या आवश्यकता है, जहाँ 600-700 करोड़ की लागत लगती है, हमको उससे क्या लाभ होगा। हमारे पास गरीबी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की समस्या है, भुखमरी है, तमाम सारी समस्याएं। वास्तव में ये सब समस्याएं हैं, हम इसके पक्ष में हैं कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए।
लेकिन शंभुनाथ जी कभी भी इन समस्याओं के कारण अंतरिक्षीय मिशनों को हमें नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आविष्कार होते हैं, तकनीक ही इन समस्याओं के समाधान का आधार है। आज देखिए हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, तो तकनीक के कारण आगे बढ़े हैं। अशिक्षा की समस्या का समाधान हो रहा है, स्वास्थ्य की समस्या का समाधान हो रहा है, गरीबी की समस्या का समाधान हो रहा है, और तकनीकी के बढ़ती हुई तकनीकी के कारण हो रहा है। तो हमें दोनों को पैरेलल लेकर के चलना है। जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके लिए भी हमें अच्छा खासा ध्यान देना है, और साथ साथ कहीं हमारा अन्वेषण कार्य, रिसर्च का कार्य, शोध का कार्य, अनुसंधान कार्य का कार्य पीछे न रह जाए, उस पर भी ध्यान देना है। तो चंद्रयान 2 की असफलता से हमको बस केवल ये कहना है उन लोगों से कि जो उस पर अपनी असहमति जता रहे थे, उस पर बहुत ज़्यादा हमको गौर नहीं करना है। कहने वाले कहते रहते हैं, अपना काम करते रहना है। हाँ, ये है कि अगर वो इस तरह से आलोचना न किए होते तो हमारे वैज्ञानिक इसको चुनौती के रूप में न लेते, तो शायद हो सकता है चंद्रयान 3 सफल न होता आज। तो हर आलोचनाओं को चुनौती के रूप में लेना एक सकारात्मक बात है। आलोचना करने वाले का भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आलोचनाएं ही हमको मुखर बनाती हैं अपने सही रास्ते पे ले जाने के लिए। हमारी भारत की जो युवा पीढ़ी है, चंद्रयान 3 सफल हुआ है, बहुत ही हर्ष हुआ, बहुत ही प्राउड हुआ, पूरे देशवासियों को बड़ा ही जश्न मनाए है। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? शंभुनाथ जी, देखिए आपके भारतीय संविधान में भी जिस प्रकार से मूल अधिकार का जिक्र है, उसी तरह से मूल कर्तव्य का जिक्र है। हर भारतीय नागरिकों को अपने मूल कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। उसमें एक जो 8वां, मुझे लगता है 8वां मूल कर्तव्य है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। तो हमारा मानना है कि हम अपने युवा साथियों को और पूरे भारत के नागरिकों को अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे कि जो उत्साह चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद आपके अंदर पैदा हुआ, उस उत्साह को जिंदा रखिए। वैज्ञानिक टेम्परामेंट को, वैज्ञानिक सोच को अपनी पीढ़ियों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को का उत्साह वर्धन कीजिए कि वैज्ञानिक सोच उनके अंदर पैदा हो, और रिसर्च की तरफ, और जो भविष्य में संभावनाएं हैं विज्ञान के क्षेत्र में, उसकी तरफ अपने प्राण और प्रण से लग जाएं। यही उनके लिए हमारा शुभ संदेश है। तो दर्शकों, आपने सुना उदयभान सर को। चंद्रयान 3 को लेकर अंतरिक्ष से संबंधित ढेर सारे मुद्दों पर आज सर से बात हुई। तो आपको इनकी बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसी शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सर, आपको भी नमस्कार, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। अब हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ।